हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू द लीडर सीरीज ऑफ जी स्टार एजुकेशन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर कोई पर्सन नॉर्मल फंक्शन प्रॉपरली कर रहा है तो हम आमतौर पर उसको क्या कह देते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थी है। ठीक है, लेकिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में क्या कहती है, टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कोई पर्सन जो इन चारों एस्पेक्ट्स में सही है वो ही रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। ठीक है, सिर्फ फिजिकल रूप से सही होना या वेलबींग होना रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन नहीं है। फिजिकल के साथ साथ इमोशनली, ठीक है, बिहेवियरली और सोशली वो किस तरह से सोशल लाइफ जी रहा है, ये चारों चीजों में अगर कोई पर्सन सही है तो वो उसको हम मानते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन है। और ऐसी सोसाइटी जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्संस रहते हैं उसे रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बोला गया है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए इंडिया ने प्लान्स शुरू किए थे बेटा, अमंगस्ट द फर्स्ट कंट्रीज। ठीक है, उन कंट्रीज में शामिल था इंडिया जिन्होंने सबसे पहले क्या शुरू किए थे, नेशनल लेवल्स पर प्लान शुरू किए थे, एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम। सबसे पहला जो प्रोग्राम स्टार्ट किया इंडिया ने वो कौन सा था, फैमिली प्लानिंग। ये पूछा जा सकता है ईयर कब स्टार्ट किया था, 1951 में। ठीक है, 1951 में। लेकिन अब उस प्रोग्राम को इंप्रूव करके क्या बना दिया गया है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, RCH प्रोग्राम। ध्यान रखेंगे, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसकी क्या ऑब्जेक्टिव है, ये क्या करवाना चाहता है, इसके ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा दे रखा है, हमने उसको समराइज करके एक टेबल की फॉर्म में, एक लिस्ट की फॉर्म में यहां पर लेकर के आए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। दो ऑब्जेक्टिव है RCH के, एक अवेयरनेस लेके आना अमंग द पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसको लेकर के अवेयरनेस लेकर के आना, साथ ही साथ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्दी कौन हो सकता है, जो अवेयरनेस किसको जरूरत है, आप जैसे बच्चों को जो प्यूबर्टी एज पर है। ठीक है, साथ ही साथ फैसिलिटीज किसे जरूरत होती है, फैसिलिटी की जरूरत उन्हें होती है जो मैरिजेबल एज पर हो या आफ्टर मैरिज। ठीक है, उन्हें फैसिलिटी की या सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए पहले ऑब्जेक्टिव के लिए सरकार या गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, एनजीओ जिन्हें हम बोलते हैं, वो क्या कर रही हैं। ठीक है, अवेयरनेस कर रही है विद द हेल्प ऑफ ऑडियो, विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। ऑडियो मतलब मेनली एफएम्स वगैरह पर, रेडियोज वगैरह पर। ठीक है, और वीडियो मतलब टीवीज। ठीक है, साथ ही साथ प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स में, साथ ही साथ होल्डिंग्स के द्वारा अवेयरनेस लेकर के आ रही है। ठीक है, कौन लेकर के आ रहा है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, साथ ही साथ ये जो नॉलेज है या ये जो अवेयरनेस है वो हमें कहां से मिल सकती है, पेरेंट्स से, कुछ खास क्लोज रिलेटिव्स होते हैं। ठीक है, टीचर्स से और फ्रेंड्स से, जहां से हमें इन सभी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इश्यूज के बारे में नॉलेज मिलती है। ठीक है, गवर्नमेंट्स क्या कर रही है, सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन लेकर के आ रही है ताकि जो यूथ है उसे इन इश्यूज के बारे में, इन एस्पेक्ट्स के बारे में पता चल सके। कौन कौन से एस्पेक्ट्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए, एडोलेसेंस एज, और वहां उसमें एडोलेसेंस एज यानी कि प्यूबर्टी एज के बाद जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में उसके बारे में, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में, साथ ही साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD और जैसे कि एड्स।
ठीक है, इन डिजीजेस के बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। समझ में आ गई है? चलिए नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव सेकंड, फैसिलिटी एंड सपोर्ट कैसे प्रोवाइड हो रही है, देखिएगा। एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स, उनको एजुकेट किया जा रहा है, ठीक है, मैरिजेबल एज पर है जो। बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में, बर्थ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताया जा रहा है। केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स, वो प्रेग्नेंट वुमेन्स की केयर की जा रही है, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज दे रही है। साथ ही साथ पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, डिलीवरी के बाद मदर और चाइल्ड की केयर की जा रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, मां का दूध क्यों जरूरी है, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, मेल एंड फीमेल चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है। प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोलेबल पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या क्या अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसके बारे में। सोशल एविल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, ठीक है, जो सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हैं जैसे कि रेप्स है, ठीक है, या अब्यूज करना या किसी को कुछ बोलना, ठीक है, ये सारी जो है टीजिंग करना, ईव टीजिंग, ये सभी इश्यूज के बारे में क्या कर रही है गवर्नमेंट, अवेयर कर रही है, ठीक है। इनसे बचना कैसे है या इनसे दूर कैसे रहना है, इस सारी चीजों के बारे में अवेयरनेस हो रही है। और ये सारा किस में आ रहा है, हमारे RCH के ऑब्जेक्टिव्स में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब एक टर्म दी गई है अमीनोसेंटेसिस। क्या होता है बेटा, अमीनोसेंटेसिस एक टेक्निक है, लेकिन जिसका क्या यूज करने लगे हैं, मिसयूज होने लग गया है। अमीनोसेंटेसिस में क्या किया जाता था, ए प्रीनेटल टेस्ट दैट डायग्नोज जेनेटिक डिसऑर्डर। एक प्रीनेटल मतलब जब मदर प्रेग्नेंट होती है कोई वुमेन, उस टाइम पर उसके फीटस में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं, ये चीज चेक करने के लिए ये टेस्ट होता था, ठीक है। अभी भी होता है, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है। इस टेस्ट में क्या किया जाता है, अमीनोसेंटेसिस में सम अमीनोटिक फ्लूइड ऑफ डेवलपिंग फीटस, जो फीटस डेवलप हो रहा है उसके पास से अमीनोटिक फ्लूइड को सिरिंज के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा क्या कर लिया जाता है, टेक आउट कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है, जिसके अंदर कुछ फीटल की सेल्स और डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस आ जाते हैं। फीटल्स की सेल्स आ जाती है और साथ ही साथ क्या आ जाते हैं, डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस आ जाते हैं। उस सेल्स को चेक करके, उनका जेनेटिक मटेरियल को चेक करके हम क्या क्या डिजीज का पता कर सकते हैं, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया, ये डिजीज जो है इनका पता लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, aminocentesis is usually carried out between the 15th and 20th week of pregnancy, but you can have it later if necessary. Mainly ये कब किया जाता है, 15 से 20 वीक के बीच में किया जाता है, लेकिन इसे बाद में भी किया जा सकता है अगर जरूरत हो तो। लेकिन इसका मिसयूज कैसे हो रहा है, जैसे कि हमें सेल का जेनेटिक मेकअप पता चल गया, तो जेनेटिक मेकअप के साथ साथ हमें क्या पता चल जाता है, सेक्स क्रोमोसोम कौन से है। ऑटोसोम्स का तो पता चल ही गया, ऑटोसोम्स के साथ साथ सेक्स क्रोमोसोम XX है या XY है, ठीक है। तो वहां से हमें पता चल जाता है कि जो फीटस डेवलप हो रहा है वो गर्ल है या बॉय है, ठीक है। और आपको पता है फीटल फिटिसाइड्स, कन्या भ्रूण हत्या जो इंडिया में बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, उसको कहां से शय मिलती है, कहां से सपोर्ट मिलता है, इसी टेस्ट से, ठीक है। इसके द्वारा क्या पता चल जाता है कि जो फीटस है वो गर्ल है या बॉय है। और जो स्पोर्टर मतलब जो लोग इसको क्या करते हैं, अगर पता चल जाए कि गर्ल है तो उसको किल करने की कोशिश करते हैं, ये फीमेल फिटिसाइड होता है, ठीक है। समझ में आ गया। सेक्स डिटर्मिनेशन इंक्रीज द मेनार्क ऑफ फीमेल फिटिसाइड इन इंडिया। टू ओवरकम दिस मिसयूज amino sentences for sex determination is saturated bed.
गवर्नमेंट की तरफ से लॉ के द्वारा इसको बैन कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन। आप जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो लिखा होता है, वहां पर बोर्ड लगा होता है कि यहाँ कन्या लिंग जानना, फीटस का लिंग जानना यहाँ पर बैन है, ठीक है, यहाँ पर मना है, यहाँ पर प्रतिबंधित है, ये सारे वर्ड्स वहां पर लिखे हुए होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपके एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, एक ड्रग का नाम दिया गया है सहेली। सहेली ड्रग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है, क्योंकि साथ ही साथ इसके एक खास इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जो ड्रग है बेटा ये इंडिया में बनाई गई है। सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, CDRI में, ठीक है, इंडिया में डेवलप हुई थी। और ऐसी ड्रग है जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का काम करती है। साथ ही साथ इसके अंदर फायदा क्या है, नॉन स्टेरॉयडल है, इसके अंदर स्टेरॉयड हॉर्मोन्स नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। चलिए, हाँ, पोस्ट और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। धीरे धीरे आपके एनसीईआरटी में डाटा दिया गया है कि 1900 में हमारे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो अप्रोक्स 2 मिलियन थी, उसके बाद 2000 में वो 6 मिलियन हो गई है, ठीक है। इसी तरह जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। साथ ही साथ 2011 में, 1900 में कितनी थी वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 मिलियन और बिलियन 1900 में, ठीक है। 2000 में ये पॉपुलेशन जो है 6 बिलियन दिखाई गई है, डाटा है, ज्यादा कोई खास बात नहीं है। और 2011 में ये 7.2 बिलियन हो गई है, ठीक है। इंडिया में भी ये रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जब इंडिया फ्रीडम हुई थी, यानी कि इन इंडिया 1947 में अराउंड 350 मिलियन थी, लेकिन 2000 में ये 1 मिलियन है। और अब जो है मई 2011 में ये 1.2 मिलियंस के करीब पहुंच चुकी है, ठीक है। और धीरे धीरे ये इंक्रीज ही हो रही है। तो इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ का कारण क्या है बेटा, कारण क्या है, जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है, हमारे पास जो हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स हैं और जो रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी है वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है, ठीक है। इसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब मदर का डेथ रेट और इन्फेंट का, बच्चे का डेथ रेट जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। पहले जो थे, पहले के टाइम पर इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, इतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, और जिससे कि मदर और बच्चे को क्या हो जाते थे, डेथ के इश्यूज हो जाते थे, वो डेथ हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्निक्स आ रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है, तो मदर और बच्चे की मोर्टेलिटी रेट, जो डेथ रेट है, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। इससे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी डेवलप हो रही है, लेकिन रिप्रोडक्टिव एज भी तो बढ़ रही है और पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसमें से मेनली क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इनको ब्रॉडली कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल या ट्रेडिशनल, बैरियर मेथड्स, आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल या इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नेचुरल एंड ट्रेडिशनल। नेचुरल एंड ट्रेडिशनल जो है वो 3 टाइप के हैं। कौन कौन से, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉल या कोइटस इंटरप्ट्स, लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है। जो ट्रेडिशनल या नेचुरल मेथड है बेटा, वो सेफ मेथड माने जाते हैं। सेफ इन द सेंस ऑफ, क्योंकि उनके अंदर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी ड्रग नहीं यूज हो रही, कोई भी एक्सटर्नल इक्विपमेंट या डिवाइस यहां पर यूज नहीं हो रहा। लेकिन यहां पर फेलियर ऑफ के चांसेस जो है सबसे ज्यादा है, फेलियर, ठीक है। बॉडी में साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी ड्रग नहीं जा रही है, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस यूज नहीं हो रहा है, लेकिन
लेकिन फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक अब्स्टेंस। पीरियोडिक, एक पीरियड दे दिया गया है और उस पीरियड के दौरान अगर कोइटस, इंटरकोर्स या कोपुलेशन नहीं होती है तो जो है चांसेस है कि प्रेगनेंसी ना हो। ठीक है, कौन सा पीरियड दिया गया है, हमें बताया गया है और मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 10 से 17वें दिन के बीच का पीरियड है, ये पीरियड फर्टाइल पीरियड कहलाता है और इस टाइम पर अगर हम कोपुलेशन को या इंटरकोर्स को अवॉइड कर देते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। आपने ध्यान हो मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था कि 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन होता है, 14वें दिन ओवुलेशन होता है, ओवरी से एग निकलता है, वो 1-2-3 दिन के लिए हमारे एम्फुला रीजन में रहता है और स्पर्म भी जो है वो क्या करते हैं, वो उसकी भी सर्वाइवल जो है वो 2 या 3 दिन के लिए होती है। ठीक है, तो उस दौरान अगर कोपुलेशन ना हो तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, कपल्स अवॉइड और अब्सटेन्स फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन फेलियर के चांसेस क्यों है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है, हार्मोनल इनबैलेंसेस की वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आगे या पीछे सरक सकती है, यानी कि ओवुलेशन 14वें दिन की बजाय कि अब तक 20वें दिन हो जाए, हार्मोनल चेंजेस या स्ट्रेस या पुअर हेल्थ की वजह से हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसीलिए फेलियर होने के चांसेस होते हैं इसके। ओके, विड्रॉल या कोइटस इंटरप्ट्स। विड्रॉल या कोइटस interrupts. Male partner withdraw his penis from the vagina just before ejaculation so to avoid insemination. ठीक है, insemination में इसमें क्या होता है, जो मेल पार्टनर है वो अपना एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज कॉल्ड द पेनिस को रिमूव आउट कर लेता है वेजाइना से जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन, सीमन के बाहर निकलने से। लेकिन इसमें फेलियर का क्या चांसेस है, आपको पता है बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स के अंदर कुछ अमाउंट में जो है सीमन होता है और जो इजैकुलेशन से पहले ही ड्यूरिंग कोइटस कहां चला जाता है, फीमेल के जेनिटल ट्रैक में चला जाता है, जिससे कि इस मेथड के फेल होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया ये भी हमने किया था। लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है, एमेनोरिया का मतलब अब्सेंस ऑफ मेंसेस, मेंसेस का अब्सेंट होना, ना आना। ठीक है, कब, जब लैक्टेशनल पीरियड होता है फीमेल का, एक्सटेंसिव लैक्टेशन करती हैं। ठीक है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ओवुलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट ऑकर during the period of intense lactation following the pasteurization. आफ्टर डिलीवरी जब मदर जो है बच्चे को एक्सटेंसिव फीड करवा रही होती है तो उस दौरान जो ओवुलेशन है वो नहीं होता, मेंसेस नहीं आते। लेकिन ये कब तक होता है, केवल और केवल 6 मंथ्स के लिए होता है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, समझ में आ गई। जिस टाइम मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स जो है उस टाइम पर जो ओवुलेशन ना होने की वजह से और उस टाइम कोइटस किया गया जो है वो प्रेगनेंसी को लीड नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के अंदर क्या आता है, ये क्या काम करता है, बैरियर, आपने देखा होगा बैरियर लगा दिए जाते हैं। बैरियर क्या करते हैं, आगे मूव नहीं होने देते किसी चीज को, तो ये भी इसी तरह बैरियर का इस काम किया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में। प्रिवेंटिंग द फिजिकल मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, ओवम एंड स्पर्म की फिजिकल मीटिंग को रोका जाता है। इसके अंदर कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, कॉन्डम्स, डायफ्रागम, सर्विकल कैप, वोल्ट और स्पर्मिसाइड्स। ठीक है, चलिए इनकी डिटेल करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं कॉन्डम्स की। ठीक है, कॉन्डम बैरियर मेड अप ऑफ थिन रबर और लेटेक्स शीट की बनी हुई होती है।
that used to cover the penis in the male और vagina and cervix in the female। ठीक है, मेल कॉन्डम्स भी और फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं। ठीक है, मेल कॉन्डम्स जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि पेनिस को कवर करने के लिए होते हैं और फीमेल कॉन्डम्स जो है वो वेजाइना या सर्विक्स पार्ट ऑफ फीमेल्स को कवर करते हैं। ठीक है, वो एक बैरियर लगा देते हैं जिससे कोपुलेशन के दौरान जो स्पर्म है वो ओवा तक ना पहुंच सके, वहीं पर रुक जाए। ठीक है, निरोध इज द पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम। निरोध जो है वो मेल्स के लिए यूज होने वाला पॉपुलर ब्रांड का नाम है। ठीक है, प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम STIs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस एंड एड्स, उससे बचाता है। ठीक है, इजिली डिस्पोजेबल है और साथ ही साथ ध्यान रखना है सेल्फ इंसर्टेड, इसके लिए कोई डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जरूरत नहीं पड़ती, इसको सेल्फ इंसर्ट किया जा सकता है तो पर्सन की जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं डायफ्रैगम्स, सर्विकल कैप और वॉल्ट्स। ये यूज होते हैं फीमेल्स के अंदर बेटा। ठीक है, कप शेप रबड़ मटेरियल कवर द सर्विक्स पार्ट ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग कोइटस। कोइटस के दौरान ये सर्विक्स पार्ट को कवर कर लेते हैं जिससे कि स्पर्म जो है वो एंटर नहीं कर सकता। ये रीयूजेबल है, ये ध्यान रखना। जो कॉन्डम्स है वो रीयूजेबल नहीं है, वो डिस्पोजेबल है। ये रीयूजेबल है, इनको जो है वॉश आउट करके दोबारा यूज किया जा सकता है ड्यूरिंग द कोइटस। ठीक है, दे आर स्मीयर विद दिस स्पर्मिसाइड्स बिफोर यूज, उनको स्पर्मिसाइड्स के साथ भिगो दिया जाता है फॉर द बेटर ऑप्शंस, बेटर कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन। ठीक है, स्पर्मिसाइड्स क्या होते हैं अब इसके बारे में पढ़ते हैं। स्पर्मिसाइड्स जो है वो क्रीम के रूप में आते हैं, जेली के रूप में मिलते हैं या फोम के रूप में मिलते हैं, क्रीम्स, जेलीस या फोम। ठीक है, और ये केमिकल होते हैं बेटा। इनके अंदर कौन कौन से केमिकल हो सकते हैं? लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड जिंक सल्फेट। स्पर्मिसाइड्स, स्पर्म्स को मारने वाला, जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, पेस्ट को मारने वाला, वीडिसाइड्स, साइड्स मतलब उनको मारने वाला, खत्म करने वाला। तो ये जो केमिकल्स है ये क्या कर देते हैं स्पर्म्स को किल करते हैं। ठीक है, चलिए बैरियर मेथड के बाद अब हम बात करेंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, IUDs। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस स्मॉल फ्लेक्सिबल मेड अप ऑफ प्लास्टिक, मेटल या इनर्ट मटेरियल का बना होता है। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल बर्थ कंट्रोल, ये बहुत लंबे टाइम के लिए हो सकता है, अलग अलग टाइम पीरियड होता है, कोई 3 इयर्स, कोई 5 इयर्स, कोई 7 इयर्स, और रिवर्सिबल है, इसको रिवर्स किया जा सकता है। जब भी प्रेगनेंसी चाहिए तो इनको रिमूव आउट करके क्या किया जा सकता है, प्रेगनेंसी की जा सकती है। ठीक है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड अमंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से टाइप है? नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, इसका एक एग्जांपल दिया गया है लिपेज लूप। एक्चुअली में ये डबल S शेप का होता है जो कि इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में, और ये पहले यूज किया जाता था जिससे कि जो स्पर्म है वो कहां तक ना जा सके, ओविडक्ट तक ना जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। कॉपर रिलीजिंग यानी कि ऐसा डिवाइस जो कि कॉपर रिलीज कर रहा है। और कॉपर क्या काम कर रहा है, ध्यान रखना, कॉपर आयंस क्या काम करते हैं? इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म, स्पर्म को खत्म कर देना, साथ ही साथ स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को खत्म कर देना। बेटा इसमें से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। मैच द कॉलम आते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन पूछ लिया जाता है या नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल देकर के। काफी बार मतलब ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चंस बने हुए हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में से। ठीक है, तो ध्यान रखना है।
फैगोसाइटोसिस करता है, स्पर्म मोटिलिटी को कम कर देता है, साथ ही साथ फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को कम कर देता है। एग्जाम्पल कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये तीनों एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखने। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, हार्मोन रिलीज क्या कर रहा है, हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। हार्मोन्स क्या काम कर रहे हैं, अनसुटेबल यूट्रस को क्या बना रहे हैं, अनसुटेबल बना रहे हैं, किसके लिए, ताकि वहां पर इंप्लांटेशन ना हो, ब्लास्टोसिस्ट जो है वो उसके अंदर एम्बेडेड ना हो, साथ ही साथ सर्विक्स को हॉस्टाइल बना रहे हैं स्पर्म के लिए, सर्विक्स पार्ट जो है वहां से स्पर्म एंटर ना कर सके, उसको वहीं खत्म कर सके, वो हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं। और इसके एग्जांपल जो है प्रोगेस्ट्रेट और LNG-20, ठीक है, ये दो एग्जांपल। LNG-20 के बारे में भी काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है और इसके फंक्शन के बारे में भी याद रखेंगे। यूट्रस को क्या कर देता है, अनसुटेबल फॉर इंप्लांटेशन, और सर्विक्स को हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, हम बात कर रहे हैं अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो कि पिल्स या टेबलेट के रूप में इनटेक की जाती है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर बेटा प्रोजेस्टेरोन, केवल प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये टैबलेट्स जो है, टैबलेट्स में या तो केवल प्रोजेस्टेरोन मिलेगा या एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन मिलेगा, एस्ट्रोजन अकेला नहीं होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, ओवुलेशन को इनहिबिट करते हैं, ओवुलेशन ही नहीं होने देते, ओवरी से एग रिलीज ही नहीं होने देते, इंप्लांटेशन को इनहिबिट कर देंगे, और साथ ही साथ अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस, सर्विकल कैनाल जो थी, सर्विक्स के बीच में छोटी सी जो लाइन थी, कैविटी थी, वहां से सर्विकल कैनाल, और उसके अंदर जो म्यूकस है, उस म्यूकस की क्वालिटी को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, जिससे कि जो स्पर्म है उस म्यूकस के अंदर से इजिली पास आउट ना कर सके, एंट्री ना मिल सके उस स्पर्म को, ठीक है। हाँ, ओनली प्रोजेस्टेरोन, सहेली, नॉन स्टेरॉइडल, टेकन ओनली 1 per week, डेवलप्ड बाय द CDRI लखनऊ, ठीक है। सेंट्रोम होता है इसके अंदर, सहेली के अंदर, ठीक है, जो कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर का काम करता है, ठीक है। ये नॉन स्टेरॉइडल है और ये वीक में केवल एक ही बार ली जाती है, ठीक है, और ये इंडिया के द्वारा बनाई गई थी। बोथ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, लो कंसंट्रेशन, कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम डेली लेना पड़ता है फीमेल्स को, सो दैट की प्रेगनेंसी ना हो। डेली टेकन में जैसे कि माला डी, माला एन जो है वो पहले आती थी, एडवर्टाइजमेंट्स भी आपने काफी बार देखी हो सकती है, ठीक है। और हाई कंसंट्रेशन में, जिनमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हाई कंसंट्रेशन में होता है, ऐसी टैबलेट्स जो कि कोइटस के या इंटरकोर्स के विद इन 72 आवर्स ली जाती हैं, जैसे कि अनवांटेड 72 है, या प्रिवेन के नाम से ये अलग अलग टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद इंजेक्टेबल या इम्प्लांट्स, इंजेक्टेबल या इम्प्लांट्स, इम्प्लांट करना या इंजेक्ट कर देना फीमेल की बॉडी में, ठीक है। क्या इसमें भी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन जो है वो इंजेक्ट किए जाते हैं फीमेल्स की स्किन के नीचे। ये जो 6 स्टिक्स, मैच स्टिक, माचिस की तिल्ली जैसी स्ट्रक्चर जो है वो फीमेल्स के इस पोर्शन पर, एल्बो से जस्ट अबव स्किन में क्या कर दी जाती है, इंप्लांट की जाती है सर्जरी मेथड के द्वारा। और इनके अंदर क्या भरा हुआ होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन हो सकता है या केवल प्रोजेस्टेरोन हो। वही सेम काम, ओवुलेशन नहीं होने देना, इंप्लांटेशन नहीं होने देना, सर्विकल म्यूकस को क्या कर देना, चेंज कर देना, जिससे कि स्पर्म एंट्री ना कर सके। वही जो हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में पढ़े थे, वही काम है। लेकिन
इसको डेली या वीक में लेने की जरूरत नहीं है, ये लॉन्ग टाइम के लिए। यहां इन मैच स्टिक से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा केमिकल रेगुलरली निकलता रहता है, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, ठीक है। सबक्यूटिनस इम्प्लांटेशन यानी कि स्किन के नीचे, जस्ट थोड़ा सा नीचे, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि यह किसी वेन या आर्टरी में दिया जाता है, वेन से म्यूकोजल वेन्स या आर्टरी के अंदर नहीं, ब्लड के अंदर नहीं है, जस्ट स्किन के नीचे है, ठीक है। 6 मैच स्टिक साइज कैप्सूल इंसर्टेड इन द इनर आर्म अबव द एल्बो ऑफ द फीमेल्स, इन्वॉल्व्स माइनर सर्जिकल प्रोसीजर फॉर इंसर्शन एंड रिमूवल, ठीक है। माइनर सर्जिकल प्रोसीजर चाहिएगा, ठीक है। इसके लिए या तो कोई छोटा मोटा डॉक्टर या सर्जन जो है वो यूज किया है, उसके द्वारा ये इंसर्ट कर दिए जा सकते हैं, ठीक है। और इनको रिमूव आउट भी किया जा सकता है। चलिए इसके बाद सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड लास्ट मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव का जो हमने पढ़ना है, इसको स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, ठीक है। इसे ऐसा क्यों बोला गया टर्मिनल मेथड? क्योंकि इसके अंदर जो रिवर्सिबिलिटी के चांसेस हैं बेटा बहुत लेस है, बहुत थोड़े होते हैं, ठीक है। जब बिल्कुल ही प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तब की जाती है सर्जिकल मेथड, ठीक है। मेनली सर्जिकल इंटरवेंशन स्टॉप गैमेट ट्रांसपोर्ट, गैमेट के ट्रांसपोर्ट को रोक दिया जाता है विद इन दी ऑर्गेनिज्म एंड देयरफॉर प्रिवेंट कंसेप्शन, ठीक है। मेल्स में वेस्कटोमी बोला जाता है, फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी। आमतौर पर आपने जो सुना होगा नसबंदी, ठीक है, नसबंदी, ये सर्जिकल मेथड्स में ही आते हैं। इसमें क्या किया जाता है, हाईली इफेक्टिव है, ठीक है, इफेक्टिव है, प्रेगनेंसी नहीं होगी ये कंफर्म है, ठीक है। लेकिन रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, रिवर्सिबिलिटी यानी कि अगर ये करवाने के बाद कुछ टाइम बाद प्रेगनेंसी चाहिए तो वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। आप देखिए इसके अंदर ट्यूबेक्टोमी, वेस्कटोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेस्कटोमी कहां होती है? मेल्स में। इसमें क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू दी स्मॉल इंसर्जन ऑन द स्क्रोटम। स्क्रोटम में से एक छोटा सा कट लगा करके क्या कर दिया जाता है, जो वास्ट डिफरेंस है उसको कट करके टाई अप कर दिया जाता है, दोनों वास्ट डिफरेंस को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 कट लगाए जाते हैं दोनों तरफ से, वास्ट डिफरेंस को क्या किया जाता है, कट करके टाई अप कर दिया जाता है। तो जो स्पर्म जो टेस्टिस में बन रहे थे वो आगे ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, यूरिथ्रा में नहीं जाएंगे और केवल इजैकुलेशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ सेमिनल प्लाज्मा ही जाएगा, सीमन के अंदर स्पर्म नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्पर्म को यहां पर रोक दिया गया है, ठीक है। वेस्कटोमी फीमेल्स के अंदर क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि वास्कटोमी में कट कहां लगता है, कट लगता है स्क्रोटम पार्ट में, लेकिन ट्यूबेक्टोमी में जो कट लगा जाता है वो लोअर एब्डोमिनल कैविटी में लगता है, एब्डोमिनल पार्ट में, ठीक है। स्मॉल part of fallopian tube is removed or tie up through a small insertion in the abdomen through the vagina, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, यहां पर कट फैलोपियन ट्यूब से ट्यूबेक्टोमी, वास से वास्कटोमी, ठीक है, वास डिफरेंस से, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। यहां फीमेल्स के अंदर ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब को कट करके उसको टाई अप कर दिया जाता है, जिससे जो ओवा है वो यहां तक पहुंच करके डिस्ट्रॉय हो गया है और स्पर्म भी अगर जाता है तो आगे ओविडक्ट के एम्फुला रीजन में नहीं जा सकता है, वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। ये कुछ मेथड्स थे। चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। यहां तक बच्चे सभी क्वेश्चंस को, पीवाईक्यूज को ट्राई करेंगे। आई होप सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, सारा हमने यहाँ पे एनसीईआरटी को कवर अप किया है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।